इसके अपकृत में आपका मैंने कल जो चैप्टर उठाया गया था उसको पूरा किया जाए। ये आपका बिहार मेंस में भी पूछा गया है कि अपकृत विधि के तहत यानी कि टाट के तहत कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने नाम से वाद नहीं ला सकते। दूसरा इसी में आपका घुमावदार पूछा जाता है कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अगेंस्ट या जिनके नाम के विरुद्ध वाद नहीं लाया जा सकता। ये मेंस में भी आपका आ चुका है। इसमें आपका पहले तो सामान्य नियम आपको लिखना पड़ेगा कि जनरल रूल यह है कि सामान्य नियम यह है कि आपका सभी व्यक्ति अपकृत में क्षतिपूर्ति की मांग के लिए वाद ला सकते हैं और सभी व्यक्तियों के विरुद्ध भी क्षतिपूर्ति की मांग है वाद लाया जा सकता है। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है, इसके कुछ अपवाद है और अपवाद आपका लिखने के बाद आप 2 मॉडल बनाएं। अब ये भी सतर्क रहना है कि कौन सा मॉडल पूछ रहा है। अगर केवल ये पूछे कि कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो वाद दायर करने पानी में मंगाया गया है अपने हाथ में नहीं ना सकते पानी फोन किया था उठाया नहीं, सुबह भी फोन किया था और इधर पानी आया नहीं। देखिए आपका फिर अब 2 मॉडल आपका पूछा जाता है। अब कौन सा मॉडल आपका कह सकते हैं कि पूछा गया है, इसको भी थोड़ा सतर्क रहना। अगर ये पूछे कि उन व्यक्तियों का उल्लेख करिए जो अपकृत विधि के तहत वाद लाने में असमर्थ है, अयोग्य है या डिसेबल है या निर्योग्य है। तब अयोग्य कौन कौन है वाद लाने में, तो इसके लिए अलग लिखना है और इनके विरुद्ध वाद नहीं लाया जा सकता। अगर ये मेंस में पूछे तो ये मॉडल अलग बनेगा। फिर एक बार तैयार रखिए, ये 2 क्वेश्चन बनता है। कौन वाद नहीं ला सकता, इसके लिए अलग नियम, और किसके अगेंस्ट या किसके विरुद्ध मुआवजा के लिए नहीं वाद लाया जा सकता, वह अलग नियम। यानी कि कौन वाद नहीं ला सकता, इसका मतलब ये हुआ कि कौन वादी नहीं हो सकता और किसके विरुद्ध मुकदमा नहीं लाया जा सकता, यानी कि कौन डिफेंडेंट या प्रतिवादी या विपक्षी होने के अयोग्य। तो पहला हम ये बता रहे हैं कि कौन मुकदमा नहीं ला सकता। इसमें हम एक एक करके आपका पॉइंट उठाए थे और पहला पॉइंट कल बताया गया था विदेशी शत्रु। अगर कोई व्यक्ति भारत देश का विदेशी शत्रु है तो वह भारत के न्यायालय में अपकृत विधि के तहत क्षतिपूर्ति की मांग के लिए वाद दायर करने में सक्षम नहीं। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 83 में ऐसा विदेशी शत्रु केंद्रीय सरकार की सहमत से भारत के न्यायालयों में क्षतिपूर्ति की मांग के लिए वाद ला सकता है। यानी कि मैं नियम भी बता रहा हूँ और उस नियम का मैं क्या बता रहा हूँ आपका अपवाद। पहला विदेशी शत्रु लिखिएगा भारत एन। दूसरा देखिए तो कौन बताया गया था सिद्ध दोष व्यक्ति। अब ध्यान से समझिए, जिस व्यक्ति को न्यायालय ने प्राचीन काल से उठाना है भाई, जिस व्यक्ति को न्यायालय ने किसी अपराध के लिए पनिश किया है, दोष सिद्ध किया है,
प्राचीन काल में ये माना जाता था कि ऐसे व्यक्ति के सिविल और क्रिमिनल राइट समाप्त हो गए, यानी कि न तो वह शरीर या संपत्ति की क्षति के लिए अब मुकदमा ला सकता है और न ही वह आपराधिक मुकदमा किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध ला सकता है। यानी कि प्राचीन काल में ये माना जाता था कि जो सजायाफ्ता व्यक्ति है वह शरीर या संपत्ति को हुए नुकसान के लिए मुआवजा लाने में सक्षम नहीं होता। लेकिन यह नियम अब बदल गया है और 1948 में पूरी तरह बदल दिया गया और 1948 में कानून बनाकर इस स्थिति को बदल दिया गया है और अब दंड पाया व्यक्ति या सजायाफ्ता व्यक्ति अगर उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है या शरीर को पहुंचाया गया है तो वह मुआवजे की मांग है वाद लाने के योग्य हो गया। यानी कि पहले निर्योग्य था, लेकिन अब क्या है, वर्तमान समय में ऐसा व्यक्ति योग्य। देखिए आपका लिखवा भले गया हो, लेकिन पहले ये और बाद में दोनों चले। अगला देखिए भाई आपका तीसरा मैं लिखवाया था अवयस्क। अवयस्क यानी कि माइनर या अप्राप्त वय। अवयस्क या माइनर या अप्राप्त वय, इस बारे में देखते हैं। अवयस्क के बारे में थोड़ा डिटेल में देखिए। अगर किसी अवयस्क को क्षति पहुंचाई गई है तो क्या वह अवयस्क उस क्षति के लिए क्षतिपूर्ति की या मुआवजे की या प्रतिकर की या धन की मांग के लिए या अपने नाम से वाद या मुकदमा चला सकता है? ये आपका समस्या। इस समस्या का जब भी आपका लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे कि जो व्यक्ति अवयस्क है, अवयस्क का मतलब कि 18 वर्ष से कम आयु का, ऐसा व्यक्ति अपने नाम से माने स्वतः मुकदमा नहीं चला सकता। तो ऐसा व्यक्ति कैसे मुकदमा चलाएगा? तो 2 लाइन दिमाग में बैठा लेना। अगर वादी अवयस्क है तो ऐसा वादी अपने वाद मित्र के माध्यम से या नेक्स्ट फ्रेंड के माध्यम से, हिंदी में वाद मित्र कहा जाता है और इंग्लिश में नेक्स्ट फ्रेंड के माध्यम से वाद दायर कर सकता है। याद रखिएगा। नहीं, वो तो प्रतिवादी रहेगा। तब अगर अवयस्क को प्रतिवादी तो अलग चलेगा, अभी वादी पर चल रहा है प्रतिवादी। इसीलिए मैं कहा दिमाग पहले से ऐसे रखे। ये जो हम बता रहे हैं फिर आगे एक बार बता दिया जाए, 2 बार मैं बता रहा हूँ। ये जो मैं नियम बता रहा हूँ इसमें ये बता रहा हूँ कि कौन लोग अपने नाम से वाद दायर नहीं कर सकते या कौन लोग अयोग्य हैं। अब जो आप पूछ रहे हैं वो प्रतिवादी पर है, उसके लिए अलग चार्ट बनेगा। अभी उसमें न इसमें न जोड़िए, क्योंकि जोड़ेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, कई बार मिक्स हो जाएगा। हाँ, अवयस्क आपका सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 32 में इस बात का प्रावधान किया गया कि अगर अवयस्क वादी है, मुकदमा किया है, तो उसकी ओर से मुकदमे की देखरेख, संचालन और मुकदमा लड़ने के लिए न्यायालय का यह कर्तव्य है कि एक वाद मित्र या नेक्स्ट फ्रेंड नियुक्त करे। और नेक्स्ट फ्रेंड किसकी ओर से मुकदमा लड़ेगा? तो आपका जवाब रहेगा अवयस्क की ओर। याद रखिए, किसकी ओर से? अगला देखिए भाई, ये तो यानी कि आपका अवयस्क का भी जो मामला था वो भी बता दिया गया। अगला देखिए, अवयस्क के बाद विवाहिता स्त्री। विवाहिता स्त्री के बारे में जहाँ तक आपका नियम है
आपका इस नियम को फिर आपका प्राचीन काल से उठाना नहीं। अभी गर्भस्थ शिशु छूट गया भाई, इसको थोड़ा बता दिया जाए। जो आपका माने चाइल्ड इन वूम, चाइल्ड इन वूम का मतलब ये हुआ कि गर्भस्थ शिशु, इसको थोड़ा बताया जाए तब आपका, क्योंकि अभ्यस्त क्या गर्भस्थ शिशु आपका कह सकते हैं कि वादी बन सकता है कि नहीं। तो एक लाइन ये याद रखिए कि जो व्यक्तित्व होता है या जो पर्सनालिटी होती है वह जन्म सामान्यतः जन्म के साथ शुरू होती है और मृत्यु के साथ समाप्त हो जाती है। यानी कि जो ये वादी बनने की क्षमता और मुकदमे में प्रतिवादी बनने की क्षमता, इसकी शुरुआत जन्म से होती है और जैसे ही वह व्यक्ति क्या हुआ, मर गया, उसका आपका जो लीगल पर्सनालिटी है वह समाप्त हो जाता है। अब गर्भस्थ शिशु का क्या होगा, इसके लिए थोड़ा डिटेल में 3-4 एंगल से पहले भाई आपको बताया जाए, तब आपका टाट में आ जाएगा। जहाँ तक गर्भस्थ शिशु की बात है, तमाम कानून और तमाम आपका कह सकते हैं कि नियम कायदे गर्भस्थ शिशु को प्रोटेक्शन देते हैं। आईपीसी में पहले देखा जाए, अगर गर्भस्थ शिशु है और आप ऐसा कुछ करते हैं तो उसकी गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है, तो इसे आईपीसी हत्या न मानकर गर्भपात मानती है। यानी कि कोई शिशु माँ के गर्भ में है, आप ऐसा कुछ करते हैं जिससे कि उस शिशु की क्या हो जाती है, मृत्यु, तो इसे हत्या नहीं माना जाएगा, इसे गर्भपात माना जाएगा। और गर्भपात इत्यादि के बारे में आईपीसी की धारा 312 से लेकर 318 तक में विस्तृत प्रावधान किया गया, जो आगे बताया जाएगा। दूसरा गर्भस्थ शिशु पर देखिए, गर्भस्थ अगर कोई शिशु है तो उसके लिए उसके फेवर में संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है। और तृतीय की धारा यानी कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 13, 14 और 20, बस ज़्यादा नहीं, यानी कि गर्भस्थ शिशु। हिंदू लॉ में तो और आपका तगड़ा नियम है कि अगर कोई परिवार में गर्भस्थ शिशु है और गर्भ में वह था, उसी समय संपत्ति का विभाजन किया गया और उस समय वह गर्भ में आ गया था, तो उसके पैदा होने के बाद पुनः संपत्ति का बंटवारा किया जाएगा और उसको भी हिस्सा क्या होगा, मिलेगा। ये हिंदू लॉ में। अब आया कि अगर कोई शिशु गर्भ में है और गर्भ में रहने के दौरान या तो उसकी माता की उपेक्षा या पिता की उपेक्षा या अन्य किसी व्यक्ति की उपेक्षा के कारण उसे नुकसान हुआ और वह दिव्यांग पैदा हुआ, तो क्या पैदा होने के बाद ऐसा शिशु चाहे अपने माता, अपने पिता या किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ वाद लाकर क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है कि नहीं। तो भारत में इसके लिए कोई स्पेशल नियम नहीं। हालांकि जब भारत में इसके लिए कोई स्पेशल नियम नहीं है तो ये माना जाता है, याद रखिए, कि जो इंग्लैंड का नियम है सामान्यतः वह नियम भारत में लागू होता है। तो इंग्लैंड का क्या नियम है कि अगर शिशु गर्भ में था, उस दौरान उसे चोट लगी और वह दिव्यांग पैदा हुआ, तो ऐसी दशा में अगर पैदा होने के 48 घंटे तक वह क्या रहे, जीवित, तो ऐसे व्यक्ति से वह मुआवजा की मांग कर सकता है। लेकिन शर्त भी है, कितना घंटा जीवित रहना चाहिए, 48, ये याद रखिएगा।
चूंकि भारत में कोई कानून है नहीं, तो ये माना जाता है कि जो इंग्लैंड का कानून है वही कानून भारत में भी क्या होगा, अप्लाई। ये माना जाता है भाई, नालेबाज नहीं है, ये माना जाता है। मैं बता गर्भस्थ शिशु पर एक क्वेश्चन और जे में बना था आईपीसी में, उसको देख लिया जाए तब आपका अगला पॉइंट बना। अगर कोई गर्भस्थ शिशु है और उसके शरीर का कोई हिस्सा माँ के गर्भ से बाहर आ गया है, तो भले उसने सांस न ली हो, भले वह पूरी तरह अभी पैदा न हुआ हो, लेकिन उसके प्रति ऐसा कुछ किया जाता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है, तो यह 299 आईपीसी में आपराधिक मानववध माना जाए। और आपका इस बार यूपीजे में ये क्वेश्चन भाई आया। सुबह से क्या रख देंगे, देखिए गिरा ना हो। देखिए ये कि गर्भस्थ
शिशु पर आपका बताया जा रहा था। और इस बार आपका क्वेश्चन यूपी के 2018 में आपका धारा 299 का स्पष्टीकरण 3 जो मैं बताया इस बार बना। गर्भस्थ शिशु अब हो गया। अब आइए विवाहिता स्त्रियां। विवाहिता स्त्रियों को भाई देखा जाए आपका, देखिए बताया भी गया था एक दिन आपका, ये कौन बताया जा रहा था कानून नहीं, विवाहित स्त्री के बारे में भाई बताया गया था एक दो दिन पहले आपका। फिर से एक बार देखिए, मैंने प्राचीन काल तथा मध्यकाल तक, यहाँ तक कि 1935 तक आपका जो विवाहिता स्त्रियां थी उसे पृथक व्यक्ति नहीं माना जाता। और ये माना जाता था कि अगर स्त्री ने कोई अपकृत्य, माने स्त्री के विरुद्ध कोई अपकृत्य किया गया है तो इसके लिए स्त्री मुकदमा नहीं ला सकती। अगर मुकदमा लाना भी होगा तो उसका पति ला सकता। फिर एक बार समझिए, मैंने 1935 के पूर्व तक, यानी कि अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 100 साल ही हुए कानून पर, 1935 के पूर्व तक ये माना जाता था कि कोई विवाहिता स्त्री है यानी कि पत्नी है तो उसका पृथक अस्तित्व कानूनी नहीं। अगर उसके प्रति कोई अपकृत्य किया जाता है तो ऐसी दशा में मुआवजे की मांग के लिए मुकदमा स्त्री को दायर करने का हक नहीं होगा। तो किसको हक होगा? उसके पति को। याद रखिए। जहाँ तक भारत की बात है, भारत में स्त्री और पति और पत्नी को अलग अलग व्यक्ति माना जाता है। इंग्लैंड में आज भी कुछ आपराधिक मामलों में पति पत्नी एक ही माने जाते हैं, यानी कि दो पृथक पृथक प्राणी होते हुए भी कानून उनको पृथक न मानकर एक ही मानता है। और आपका पूछा भी जाता है आईपीसी में आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी या आपराधिक षड्यंत्र, यानी कि इंग्लैंड में पति पत्नी ही अगर मिलकर साजिश रचे हैं तो वह दायी नहीं होंगे, दंडित नहीं होंगे, क्योंकि आज भी षड्यंत्र के लिए पति पत्नी एक ही व्यक्ति माने जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे स्थिति में सुधार हुआ, स्त्रियों को मुक्त किया जाने लगा पति के चंगुल से। और जो स्टेटस आपका स्त्रियों का जो हैसियत थी पति के जो हैसियत पर निर्भर करती थी, तो स्त्रियों को स्वतंत्र कर दिया गया, यानी कि अब वह अलग व्यक्तित्व रखती है। और इंग्लैंड में विधि सुधार अधिनियम विवाहिता स्त्री के बारे में बना, 1935 में बनाया गया। और विवाहिता स्त्री को पति से पृथक व्यक्ति माना गया, यानी कि पति अलग और पत्नी अलग। अगर पत्नी के प्रति कोई अपकृत्य किया गया है तो अब इंग्लैंड में पत्नी अपने नाम से मुकदमा लाकर मुआवजे की मांग कर सकती है वर्तमान में। लेकिन कब से? 1905। भारत में आ जाइए भाई, तमाम भारतीय कानून है जहाँ की पति पत्नी को अलग अलग व्यक्ति माना जाता है, अर्थात पत्नी भी मुकदमा कर सकती है, पति भी। तो पहला क्वेश्चन भारतीय साक्ष्य अधिनियम से उठता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस धारा के तहत पति और पत्नी को पृथक व्यक्ति माना गया? वर्तमान समय का क्वेश्चन है। तो वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 120, कौन सा? 120। याद रखिए, पृथक व्यक्ति यानी कि पति का अस्तित्व पृथक और पत्नी का क्या है? पृथक। लेकिन आज भी मैं बता दूं, कुछ ऐसे मामले जरूर हैं
जहाँ अपराध या अपकृत पत्नी के प्रति होता है, लेकिन पीड़ित पति होता, और पति चाहे तो मुकदमा करे और चाहे तो मुकदमा भारत में भी। और सबसे अच्छा उदाहरण आपका एडल्ट्री या जार कर्म का अपराध रहा है, जो 2018 में जाकर समाप्त किया गया। और इसलिए समाप्त किया गया कि कहा, मैं लिखवा भी था कि पत्नी पति की संपत्ति नहीं है, पत्नी का पृथक व्यक्तित्व है, उसकी इच्छा पति की इच्छा पर निर्भर नहीं करती। देखिए, इसको थोड़ा बता देंगे आपका। देखिए, एक बार फिर भाई एडल्ट्री और आपका विवाहिता स्त्री को समझिए। आपका मान लीजिए ए बी और सी है। ए पति है, बी पत्नी है, और सी आपका जार कहा जाता है। जार का मतलब आपका कह सकते हैं कि कई, यहाँ देखिए, यानी कि पति पत्नी और वो मतलब कौन? जार। पति पत्नी और वो मतलब थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन का मतलब हुआ जार। और जो ये जार का मतलब होता है कांटा, शादी का होता है कांटा जो चुभता है। तो ये जो जार है ये किसकी नजरों में चुभता रहता है? पति के। तो नानावती के केस में क्या किया मैंने पति ने जार को 3 गोली सीने में उतार कर और मार दिया। रुस्तम जो फिल्म बनी आपका नानावती, कौन फिल्म बनी है? रुस्तम। तो 3 गोली उतार दिया। फिर एक बार देखे मैंने, यानी कि पति की सहमति के बिना, लेकिन पत्नी की सहमति से कोई तीसरा व्यक्ति उस पत्नी से रिलेशन बनाता है, इसी को जार कर्म या एडल्ट्री का अपराध कहा जाता है। ऐसी दशा में कानून ये कहता था कि जार दोषी होगा, स्त्री दोषी नहीं होगी, और मुकदमा चलाने का अधिकार स्त्री को प्राप्त न होकर किसको प्राप्त है? पुरुष, यानी कि पति को। तो अभी बताया गया आपका कि भाई पत्नी के विरुद्ध अपराध के लिए मुकदमा पति चलाए, तो इसमें पत्नी का जो स्वतंत्रता है बाधित होती है, और आपका कह सकते हैं पत्नी की इच्छा पति पर निर्भर हो जाती है। यानी कि पत्नी की ओर से कौन मुकदमा चलाए? पति। ये तो प्राचीन काल का इतिहास जो हमने बताया वही हुआ। तो भारत के उच्चतम न्यायालय ने जोसेफ साइन के वाद में 497 धारा को, यानी कि 497 को अवैध घोषित किया और पत्नी को मुक्त कर दिया, और ये कहा आपका कि पत्नी की इच्छा पति पर निर्भर नहीं करती, पत्नी पति की गुलाम नहीं है, पत्नी पति की संपत्ति नहीं है, पत्नी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, और उसके लिए पति पीड़ित नहीं होंगे। और दूसरी बात, केवल जात दोषी होता था और स्त्री दोषी नहीं होती थी। तो सी ने ये तर्क रखा कि हजूर ये कहाँ की समता है? आर्टिकल 14 कि स्त्री भी सहमत, हम भी सहमत, तो दोनों सजा पाए, केवल हम ही क्यों सजा पाए? तो आर्टिकल 14 का भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना? उल्लंघन, और इस धारा 497 को रद्द कर दिया। यानी कि अब अगला देखिए भाई, विवाहिता स्त्री भी बता दी गई। यानी कि वर्तमान समय में विवाहित स्त्रियां भी स्वतंत्रता पूर्वक अपने पति की अनुमति के बिना भी वाद दायर करने का हक रखती है। तो प्राचीन काल में था वो अलग बात। अगला देखिए भाई, विवाहिता स्त्री के बाद आपका दिवालिया व्यक्ति। पहले दिवालिया घोषित करवाइए तब।
जो दिवालिया व्यक्ति होता है, सतर्क रहना है। वह व्यक्ति अपने नाम से सिविल वाद नहीं ला सकता। तो देखिए दिवालिया में होता क्या, थोड़ा एक उदाहरण पहले पढ़ाना पड़ेगा और तब आपको हम बताते हैं। एक उदाहरण देखिए तब। एक व्यक्ति है, वह बी से 1 लाख उधार लिया है। फिर आपका ए सी से 1 लाख उधार लिया है और डी से भी कितना दिलवा दिया जाए, 1 लाख। यानी कि ए एक व्यक्ति है जो 3 लोगों से 1 लाख उधार लिया। बी सी तथा डी ए के खिलाफ पैसा वसूली के लिए मुकदमा करते हैं, जीतते हैं और जीतने के बाद ए को होता है कि गिरफ्तार किया जाए और जेल में डाला। तो सीपीसी बताती है कि 2000 या उससे कम की रकम है तो ए को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अगर 2000 से लेकर 5000 तक है तो ए को 6 सप्ताह तक जेल भेजा जाएगा और 5000 से अधिक की रकम है तो अधिकतम 3 माह। कितने माह? 3 माह। जैसे ही ए गिरफ्तार होकर कहाँ आया, न्यायालय में, तो न्यायालय बताएगा कि ये तुम चाहो तो अपने को क्या कर सकते हो, दिवालिया घोषित करा सकते हो। और अगर ये कहता है कि हम अपने को दिवालिया घोषित कराएंगे तो 1 मास का समय दिया जाएगा ए को कि आकर एप्लीकेशन देना किसके लिए, इंसॉल्वेंट के लिए, दिवालिया के लिए। तो दिवालिया वह व्यक्ति होता है जो अपने ऋणों को चुकाने में क्या होता है, असमर्थ होता है, या तो पूरे ऋण को या उसके कुछ भाग, ऋण नहीं उधार। ऐसी दशा में अगर ये दिवालिया हो गया तो प्रधानी का न तो चुनाव लड़ेगा और न सांसदी का, न विधायकी का और न अपने नाम से मुकदमा कर सकेगा। जब ये दिवालिया घोषित हो जाएगा तो एक की जो संपत्ति रहेगी न्यायालय उसे जब्त करेगा, जब्त करके बेचवाएगा और जितने बकायेदार हैं पैसा क्या करेगा, दिलवा देगा, जो भी पैसा है। अब जो ये दिवालिया की ओर से संपत्ति की देख रेख के लिए या तो प्रशासक न्यायालय नियुक्त कर सकता है या प्रापक कर सकता है या परिसमापक, यानी कि आपका रिसीवर भी कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है, या आपका लिक्विडेटर यानी कि परिसमापक। एक व्यक्ति नियुक्त कर दिया जाएगा जो दिवालिया की संपत्ति की देख रेख आपन प्राप्त सब कुछ करेगा। अब दिवालिया मुकदमा करने में क्या हो गया, अपने नाम से। अच्छा, दिवालिया अपने नाम से नहीं, कौन लाएगा, जो संपत्ति की देख रेख के लिए क्या हुआ है, नियुक्त। तो भाई सीपीसी में आपका प्रापक मिलेगा और कंपनी लॉ जब पढ़ेंगे तो वहाँ लिक्विडेटर मिलेगा। जैसे कंपनी का जब आपका माने जब्ती वब्ती होती है तो वहाँ आपका लिक्विडेटर, उसको कहते हैं परिसमापक। अगला देखिए भाई, आपका निगम आ जाइए और विदेशी राज्य। निगम यानी कि कारपोरेशन। देखिए आपका प्राचीन काल में ये माना जाता था, निगम समझिए तब डायरेक्ट 2 लाइन में बता देने से कोई मतलब नहीं, पर निगम को समझने का प्रयास करिए कि निगम होता क्या है, तब आपका और बताया जाएगा। देखिए फिर एक आपका जहाँ से निगम की शुरुआत होती है वहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। ध्यान से देखिए भाई, आपका 1897 के पहले की हम स्थिति देखते हैं। इसके बाद 1897 देखेंगे
फिर 1900 आपका 16 देखा जाए कौन सा सन, और फिर आपका वर्तमान सन। तीन यानी कि 3-4 एंगल से आपको कवर करना पड़ेगा। पहला आपका 1897 के पहले का क्या है। देखिए 1897 के पहले लोग निगम, कंपनी या समूह बनाते थे। जैसे कि आपका रिलायंस कंपनी हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, तमाम कंपनी। तत्पश्चात लोग कंपनी के नाम पर घोटाला करते थे। ऐसी दशा में जो व्यक्ति घोटाला करता था उसे दंडित किया जाता था। अब 1897 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण केस आया। एक सालोमन था, उसका 7 लोगों का परिवार था और वह 7 लोग मिलकर एक कंपनी बनाए, सालोमन एंड कंपनी। और यह कंपनी जूते का व्यापार करते थे। कंपनी ने 20% पूंजी अपनी लगाई, यानी कि कुनबे ने लगाई, परिवार ने कितना 20, और 80% उधार लिया, शेयर जारी किया। अंत में जाकर कंपनी बैठ गई, और बैठ गई तो जो ये सालोमन और उनके परिवार के थे, ये कंपनी का पैसा हड़प लिए। अब लोग गए न्यायालय में, और न्यायालय से ये मांग करने लगे कि हजूर सालोमन से हमारा पैसा उधार दिलवाया जाए। और सालोमन एक ही रट लगाता था कि हजूर हम लोग 7 लोग परिवार के अलग और सालोमन एंड कंपनी अलग। ये लोग हमको पैसा थोड़े दिए, ये किसको पैसा दिए हैं? कंपनी को। तो जाकर कंपनी से वसूल तो सर्प था। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि सालोमन के केस में ये आया कि प्राकृतिक व्यक्ति अलग हो गया और कंपनी क्या हो गई? अलग। और कौन जिम्मेदार होगी गलत कार्य के लिए? कंपनी। और कंपनी को और प्राकृतिक व्यक्ति को अलग अलग माना गया। और आपका और जो शेयर खरीदे थे बेचारों को कुछ नहीं मिला, क्योंकि न्यायालय ने ये कहा कि आप सालोमन को पैसा नहीं दिए हैं, बल्कि सालोमन एंड कंपनी को दिए हैं। तो जाकर किससे वसूलिए? कंपनी या निगम या कारपोरेट। और कंपनी न तो कहीं दिखाई देती है, न चल सकती है, न फिर सकती है, आपका केवल उसका नाम होता है। अब लोग क्या करने लगे? कंपनी खोलते थे, कंपनी के नाम पर क्या करते थे? शेयर जारी करते थे, उधार लेते थे, पैसा खाकर बैठ जाते थे। और जब शेयर होल्डर मांगते थे कि पैसा दो, तो कहते थे कि जाकर किससे वसूलो? कंपनी। जैसे विजय माल्या। अगर यही नियम आज भी रहता तो विजय माल्या यही तो कहता कि मेरी कंपनी उधार ली है, मैं थोड़े लिया। जाकर आप पैसा सरकार किससे वसूले? मेरी कंपनी। तो कंपनी कहीं है नहीं। इस व्यवस्था को सुधारने के लिए 1916 ईस्वी में इंग्लैंड में फिर एक केस आया, और वह केस था डेमलर कंपनी। कौन सा केस था? डेमलर कंपनी का। और लिफ्टिंग द कारपोरेट बिल या निगमन के आवरण को हटाने का सिद्धांत या पर्दा उठाने का सिद्धांत या अवगुंठन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। और ये कहा गया कि जो ये प्राकृतिक व्यक्ति है और जो ये कंपनी, इनके बीच जो क्या लगा है? पर्दा, कुछ दशाओं में हटाया जा सकता है और कंपनी के कार्य के लिए प्राकृतिक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। क्योंकि कंपनी के नाम पर कार्य कौन करते हैं? प्राकृतिक व्यक्ति। लेकिन हमेशा नहीं, कुछ दशाओं में।
अब वो दशा तो भाई कंपनी ला में ज़्यादा जानना है। यानी कि वर्तमान समय में ये नियम आया कि निगम के विरुद्ध मुकदमा हो सकता है और निगम भी अपने नाम से मुकदमा कर सकता, वर्तमान में है। और सीआरपीसी में भी है कि अगर निगम ने कोई अपराध किया है और उस अपराध के लिए कारावास तो नहीं, लेकिन क्या वसूला जा सकता है? जुर्माना। तो निगम को अभियुक्त बनाइए, निगम पर मुकदमा चलाइए और निगम के अधिकारी, सचिव, निदेशक आएंगे और आपका निगम को दोषी ठहराकर क्या वसूला जा सकता है? जुर्माना। सिविल मामलों में तो भाई निगम करता ही, यहाँ तक कि यानी कि वर्तमान समय में निगम क्या विधिक व्यक्तित्व रखता है कि नहीं? रखता है। और जब जूरिस्प्रूडेंस पढ़ेंगे यानी कि विधि, वहाँ आपको डिटेल में ये सब मिलेगा। इस प्रकार भाई एक एंगल समाप्त हो गया आपका, यानी कि कौन मुकदमा आपका दायर नहीं कर सकता। तो आपने देखा कि अब प्राचीन काल में तो नहीं दायर करते थे, लेकिन अब ज़्यादातर लोगों को क्या हो गया, तो वही इतिहास से लिखता रहता है। तो आपका 10-12 मिनट ब्रेक रहेगा, फिर आईपीसी शुरू होगी भाई 4:15 बजे आप लोग आ जाइए। मैंने कल आपका ये कितने लोग एमपीजे डाले हैं भाई?